नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज सुनते हैं डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी से उनका बहुत चर्चित लेख नवगीत की सौंदर्य भूमि। ये लेख 9वें दशक की नवगीत रचनाशीलता पर केंद्रित है और उनकी पुस्तक समकालीन छंद प्रसंग में संग्रहित है। दोस्तों, आशा है कि आज का ये हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं भारतेंदु मिश्र जी का लेख उनकी ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। बहुत सारे मित्रों नवगीतकारों का ये निवेदन था कि एक मेरी पुस्तक आई थी समकालीन छंद प्रसंग, उसमें एक आलेख है नवगीत की सौंदर्य भूमि, और ये आलेख 8वें और 9वें दशक के नवगीत पर केंद्रित है, उस समय के रचनाकारों पर केंद्रित है। तो आग्रह था कि लोगों का कि इसको टेप करके आपके सामने रखा जाए। असल में ये है कि किताब 2013 में आई थी, लेकिन अब वो आउट ऑफ प्रिंट है, मिलती कम है। तो विद्यार्थियों का आग्रह था कि इस फॉर्म में रहे तो वो कुछ सुन सीख समझ सकें और बाद में हमसे संवाद भी कर सकें। तो आज मैं आपके सामने मित्रों वह लेख वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये उस समय मुझे ध्यान है 90 के दशक में ही आजकल में प्रकाशित हुआ था। तो बिना किसी भूमिका के दोस्तों के लिए मैं लेख पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है नवगीत की सौंदर्य भूमि। मनुष्य सौंदर्य का अन्वेषक है और उसका जीवन सौंदर्य अनुसंधान की यात्रा है। गीत हमारी अनंत यात्रा का स्थायी सहचर है। गति ही गीत है और गति ही जीवन भी, अर्थात जहाँ तक जीवन है वहाँ तक गीत की शाश्वत यात्रा चलती रहेगी। प्रकृति में जो अपरिमेय सौंदर्य है उसके अनेक कारण हैं, जिनमें समुद्र का अनवरत गान, पंछियों के असंख्य कलरव, मेघों के अविस्मरणीय चित्र, हिम गुहाओं से टकराते हुए पवन का शीतकार, जल प्रपातों का कलकल निनाद, इंद्रधनुष, अगणित पुष्प और उनकी मादकता लिए आदि उल्लेखनीय है। परंतु वे सभी उपादान अब तक व्यर्थ हैं जब तक हमारी परख और सह अनुभूति में विकास नहीं होता। आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की लोचन टीका में सहृदय को परिभाषित किया है। येषां काव्यानुशीलन अभ्यास वशाद विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते सहृदय संवाद भाजा सहृदया, अर्थात सतत काव्यानुशीलन के अभ्यास से जिनके मन रूपी दर्पण विस्तृत हो गए हैं और जिनमें वर्ण विषय में तन्मय होने की योग्यता आ गई है, वे अपने ही हृदय के संवाद भाजन सहृदय हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी साहित्यिक समीक्षक के लिए काव्यानुशीलन का अभ्यास सहृदयता और वर्ण विषय में तन्मयता अपरिहार्य है। रचनाकार के साथ की जाने वाली अनुभूति ही सह अनुभूति है। सहानुभूति के बिना पाठक, श्रोता या समीक्षक किसी को आनंद नहीं मिलता। जिस रचना में आनंद विभोर करने की क्षमता नहीं है वह सुंदर भी नहीं हो सकती। समय के साथ साथ हमारे सौंदर्य मूल्य भी परिवर्तित हुए हैं। सन 1940 के आसपास नए नए सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हुई है जो इस युग के सत्य के रूप में उभरे हैं। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में जब हमारी भाषा भी परिवर्तित हो गई तो सौंदर्य पर मूल्य कैसे अछूते रह सकते हैं। सन 1950 तक भारत में भी यह परिवर्तन होने लगा था। 1941 में जॉन क्रो रैसम के ग्रंथ द न्यू क्रिटिसिज्म का प्रकाशन हुआ। बाद में हिंदी में नंद दुलारे वाजपेयी की
नया साहित्य, नए प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र की नई समीक्षा, नए संदर्भ, प्रोफेसर केसी पांडे की स्वतंत्र कला शास्त्र जैसी पुस्तकें प्रकाश में आईं। इसी बीच में नई कविता, नई समीक्षा, नई कहानी, नवगीत आदि साहित्यिक क्रांतियां भी उभरने लगी थी, जिसके फलस्वरूप भाषा, छंद, अनुभूति, अभिव्यक्ति और रुचियों तथा सौंदर्य परक मूल्यों में भी परिवर्तन आए। गद्य की भाषा में परिवर्तन का बीड़ा तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शताब्दी के प्रारंभ में ही निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल कहकर उठाया था। कालांतर में कविता की भाषा भी छायावाद तक आते आते बदलने लगी। रुचि के परिवर्तनों पर यदि हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि रुचि वह शक्ति है जो सौंदर्य के प्रकारों और परिणामों में भेद कर सकती है। प्राचीन काल में व्यक्ति कमल की सुंदरता पर रीझ जाता था, परंतु आज कमल के बाह्य रूप सौंदर्य के स्थान पर उसमें निहित मानवीय अभिप्रायों, दृष्टिकोणों, वक्तव्यों, अवसादों एवं वरीयताओं तथा समस्त इंद्रिय बोधों का भी समावेश होता है। कलाकार का दृष्टिकोण वृत्ति मूलक नहीं होता, उसके लिए बबूल का वृक्ष बहुत कुछ हो सकता है। युग पुरुष निराला के नवगीतों में सर्वप्रथम परिवर्तित सौंदर्य मूल्यों की समझ हमें देखने को मिलती है। दिसंबर 1952 में निराला ने लिखा था, बाण कूटता है, मुंगरी लेकर सुख का राज लूटता है, मूंज के फाले छाले अच्छे बाधों वाले, ऐसे बैठे ठाले, काज टूटता है, बाण कूटता है। यह आराधना में प्रकाशित हुआ था। उक्त गीत के माध्यम से निराला ने एक सामान्य बाण कूटते श्रमजीवी के संघर्षरत जीवन के सरोकारों का सुंदर चित्रण किया है। इसे ही जातीय सौंदर्य बोध की मौलिक दृष्टि कहा जा सकता है। साहित्य से अब तक छायावादी प्रेम सौंदर्य की काल्पनिक गीत रचनाओं का ज्वार उतरने लगा था। इसी बीच माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल एवं शिवमंगल सिंह सुमन आदि ने भी नवगीत को नवीन ऊर्जा प्रदान की। तार सप्तक भी निकल चुके थे, उनमें भी नई कविता के साथ नवगीतों का यत्र तत्र संकलन किया गया था। दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नवगीत का एक अंश देखें। समय के समर्थ अश्वमान लो, आज बंधु चार पांव ही चलो, छोड़ दो पहाड़ियां उजाड़ियां, तुम उठो कि गांव गांव ही चलो। नवगीत अर्धशती से ये मैंने लिया है। तो समय के समर्थ अश्व कहकर कवि ने युग के समर्थ राजनीतिज्ञों को संबोधित किया है। इससे पूर्व गीत में इस प्रकार की सहज नवीन बिंबात्मकता के दर्शन प्राय नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवगीत की सौंदर्य भूमि का निर्माण निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश पाठक, अज्ञे, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, रामदास मिश्र, भारत भूषण, वीरेंद्र मिश्र, बाल स्वरूप राही आदि की गीत रचनाओं से हो रहा था। परंतु जब कोई नया प्रयोग प्रारंभ होता है तो उसकी परख पहचान में समय तो लगता ही है। जब तक नवगीत की स्वीकृति हुई तब तक उक्त साहित्यकारों में से कुछ तो नई कविता के सपाट बयानी पर रीझ गए, कुछ मंच पर जा बैठे और कुछ चल बसे। इस आसन्न अवसान काल में ही राजेंद्र प्रसाद सिंह के संपादन में गीतांगिनी नामक प्रथम नवगीत संकलन का 1958 में प्रकाशन हुआ। इस संकलन की भूमिका में ही सर्वप्रथम नवगीत शब्द का व्यवहार किया गया था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने गीतांगिनी की समस्त रचनाओं को नवगीत मानने से इनकार कर दिया और राजेंद्र प्रसाद सिंह की नवगीत परख को भी मौलिक नहीं माना, परंतु इसके बावजूद नामकरण करने वाले का भी महत्व कम नहीं होता। इस प्रकार तब तक नवगीत अपने अस्तित्व सहित स्थापित हो चुका था। 1958 में देवेंद्र शर्मा इंद्र द्वारा संपादित ताज की छाया में शीर्षक गीत का संकलन भी प्रकाशित हुआ। इसमें नवगीत की घोषणा नहीं थी, लेकिन संकलित गीत नवगीत की पृष्ठभूमि को अवश्य रेखांकित करते हैं। 59 में ठाकुर प्रसाद सिंह की पुस्तक वंशी और मादल आई। इसमें भी नवीन बिंबों, नवीन लयात्मक प्रयोग देखने को मिलते हैं। 60-70 के मध्य नवगीत नवीन संभावनाएं, नवीन चुनौतियां, नवीन विषय वस्तु और नवीन सौंदर्य बोध लेकर सामने आया।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अथक प्रयास से नवगीत के नित नवोन्मेषकारी चित्रों को समेटकर नवीन सौंदर्य की दिशाएं खुलने लगीं। क्षण प्रतिक्षण होने वाला नवीन परिवर्तन ही तो सौंदर्य के प्रतिमान है। परंतु प्रत्येक नवीन प्रयोग सुंदर नहीं होता। तुलसी की एक चौपाई भी नवीन भावबोध जागृत करने पर सुंदर लगती है, और अज्ञेय के कई नवीन प्रयोग नवीन बोध जागृत न कर सकने में असमर्थ होने के कारण सुंदर नहीं लगते। रचनाकार की अभिव्यक्ति यदि सार्वजनीन नहीं है तो सर्वसाधारण उससे क्यों आकर्षित होने लगेगा। जिस बिंदु पर रचनाकार की भावभंगिमा और पाठक या श्रोता सहृदय के स्थायी भाव एक दूसरे में तदाकार हो जाते हैं, उसी बिंदु पर आनंद की सृष्टि होती है। प्रकारांतर से उसे ही हम सौंदर्य बोध कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सौंदर्यानुभूति का स्तर भिन्न हो सकता है। महाभारत के दृश्य देखकर कोई सहृदय रो पड़ता है तो दूसरा उसी दृश्य को देखकर मुस्कुरा देता है। अब फिर मुझे यही कहना है कि जिसमें वर्णन के विषय का बोध है, जो उस विषय में सहानुभूतिपूर्वक तल्लीन है, वही उसके सौंदर्य को समझ सकता है। सुखद और दुखद दोनों अनुभूतियां जब कला के माध्यम से सामने आती हैं तो आनंददायक होती हैं। यथा शकुंतला के पतिगृह गमन पर सहृदय सामाजिक नटी के दुख से साक्षात्कार करके रो पड़ता है और अपार आनंद का अनुभव करता है, अभिनय की प्रशंसा करता है, क्योंकि रोने का कारण उसका अपना दुख नहीं होता। यही है वास्तविक सौंदर्य बोध। भूखे व्यक्ति के लिए संसार की सर्वाधिक वस्तु भोजन है, प्यासे के लिए सर्वाधिक सुंदर वस्तु जल है। ऐसे व्यक्ति के लिए मोनालिसा की प्रतिमा की सुंदरता या अजंता एलोरा के गुफाओं के शिल्प में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि ऐसे सर्वहारा व्यक्ति की चेतना का साधारणीकरण अजंता एलोरा या मोनालिसा के चित्रों से नहीं हो पा रहा है। नवगीत ने ऐसे सर्वहारा की ओर ध्यान दिया और उसकी व्यथा कथा को अपना लक्ष्य बनाया। कोई यह भी कह सकता है कि यह कार्य तो छंद मुक्त कविता माने ब्लैंक वर्स भी करने भी शुरू किया था, अतः वह भी सुंदर है। इस प्रश्न के उत्तर में काव्येषु नाटकम रम्यम की उक्ति को रेखांकित करना चाहूँगा। अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है क्योंकि काव्य एक ललित कला है, जबकि नाटक में काव्य, संगीत, अभिनय, तीन ललित कलाएं सब कुछ मिश्रण है, इसलिए नाटक काव्य से अधिक सुंदर है। इसी प्रकार नई कविता में कथ्य एवं तथ्य है, जबकि नवगीत में कथ्य, तथ्य एवं दोहरी लय भी है। लय या रिद्म हमारी सांसों में भी है, सूर्य और चंद्र में भी है, दिन और रात में भी है। अतः उसका निषेध जीवन का ही निषेध नहीं, अपितु कविता की आत्मा का भी निषेध है। इस प्रकार नई छांदसिक कविता की सौंदर्य दृष्टि कहीं अधिक व्यापक व दूरगामी है। छंदमुक्त कविता और नवगीत में इसके अतिरिक्त कोई और महत्वपूर्ण शास्त्रीय भेद नहीं है। छंद कविता का शारीरिक रूप है, जबकि लय उसका आत्मनिष्ठ गुण। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी नवगीत सुंदर ही होते हैं। सुंदर तो वे ही नवगीत रचनाएं होती हैं जो हमारी संवेदनाओं को गहरे तक झकझोर जाती हैं और अवर्णनीय आनंद की स्थिति तक हमें ले जाती हैं, या किसी भी नवगीत को पढ़कर या सुनकर स्वयं अनुभूत होने वाली स्थिति होती है। किसी के कहने से या किसी के सिद्ध कर देने से सर्वसाधारण उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो जाता। 1960 के आसपास लिखे गए रविंद्र भ्रमर के नवगीत का एक सौंदर्य बिंब देखें। सीढ़ी से सरक गई धूप, कलशों पर ठहर गई शाम, बंद पड़ी पवन की बुहार, ठमक गई नदी की धार, मछुओं ने दुहर लिए जाल, मछलियों करो अब आराम। ये रविंद्र भ्रमर के गीत इनकी पुस्तक आई थी। सीढ़ी से धूप का सरकना या कलशों पर शाम का ठहर जाना इत्यादि जो नवीन मानवीय सरोकारों को जोड़ने वाले लोक धर्मी बिंब हैं, उनका विस्तार नवगीत की सौंदर्य भूमि को विस्तृत करता है। इनसे भी पूर्व गिरिजा कुमार माथुर ने अपने गीतों में ऐसे प्रयोग प्रारंभ किए थे। चांद हेमंती हवा बहती कटीली, चांदनी फैली हुई है ओस नीली, छाया मत छूना मन, उनका संग्रह था, उससे है। गीत में नवीन सौंदर्य अन्वेषण का कार्य इसी युग में धर्मवीर भारती ने भी किया था। आज नवगीत में जो आंचलिक सौंदर्य के बिंब देखने को मिलते हैं, उनका प्रारंभ कुछ इस प्रकार के ही गीतों से हुआ था। कुछ समीप की, कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल,
ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल। नवगीत अर्चती। तो नवगीत की सौंदर्य भूमि का निर्माण रामदर्श मिश्र के गीतों में भी हुआ है। नवीन सौंदर्य बिंबों की मौलिक उद्भावनाएं मिश्र जी के गीतों में यत्र तत्र देखने को मिलती हैं। यद्यपि आगे चलकर उन्होंने भी भारती और गिरिजा कुमार माथुर आदि की भांति स्वच्छंद कविता की ओर प्रस्थान किया, फिर भी उनके नवगीत सौंदर्य सृष्टि की दिशा में किए गए योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मेरे प्रिय गीत शीर्षक पुस्तक का एक अंश देखें कि शैवालों पर मरी मछलियां रखकर चली गई जल परियां, उतर रहे हैं गिद्ध गगन से, रच रेती पर चित्र पवन से, चले गए वे दिन उन्मन से। हमारी पुरानी पीढ़ी का एक सशक्त नाम बाबा नागार्जुन का है। वे भी प्रारंभ में छंदबद्ध रचनाएं लिखते थे, कालांतर में नई कविता की ओर मुड़ गए, परंतु नवगीत को उन्होंने भी सौंदर्य की नवीन भूमि दी है। बहुत दिनों बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान।